Assalamualaikum students. This is our last lecture of our this course engineering economics, and it is about income taxes and depreciation cost, the last topic of our syllabus. In this topic, in this lecture, we will discuss about what is the difference between income taxes and what are depreciation cost and how income tax is affected by the depreciation cost. Income taxes usually have a huge impact on the cash flow index, and then they will affect directly or indirectly the decision of the management regarding the investment. तो जो भी आपकी जो कैश फ्लो पे मेन डिफरेंस होता है या किसी भी कंट्री के बारे में या इसको ग्लोबली भी देखें, तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आनी है, कोई भी आपके पास डिसीजन लेना है, आपने किसी अथॉरिटी का किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे आपने किसी चीज़ को किस जगह आपने डैम बनाना है वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपने रोड इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें जो सबसे प्राइम फैक्टर होता है वो होता है आपके पास टैक्सेस का। क्योंकि आपके पास टैक्सेस आएंगे तो आपके पास किसी, क्योंकि यही एक सोर्स होता है गवर्नमेंट के पास इसको रेवेन्यू जनरेट करने का। जब उनके पास कुछ टैक्सेस आएंगे तो आप वो अपने डिसीजन को इस तरह इनडायरेक्टली फिर अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर पैसे होगा तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो प्रोजेक्ट आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और टैक्सेस मोस्टली आपके पास आ रहे होते हैं इनकम के थ्रू, और इसीलिए हम जो इनकम टैक्सेस है ये आपके पास बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में। और जब आप टैक्स कंसिडरेशन को इकोनॉमिक एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको दो मेजर इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट कि हाउ टैक्सेस आर इम्पोज्ड, कि मतलब टैक्सेस आपके ऊपर अप्लाई किस तरह होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। और सेकेंडली कि ये कैसे आपको अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस की टेक्निक्स को, मतलब उसका टैक्सेस अप्लाई किस तरह होते हैं और टैक्स से ये अफेक्ट किस तरह करेंगे आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस को या आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो ये दो चीज़ें हैं जो बेसिक किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस में कंसीडर की जाती है इन केस ऑफ टैक्सेस। तो जो टैक्सेस होते हैं मोस्टली आपके पास जो अप्लाई होते हैं वो आपके बिजनेस के ऊपर होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस अगर आप देखें जो हमारे कंट्री में प्रिवेलिंग है, सबसे पहले आपके पास आता है इनकम टैक्स। ये आपके पास आता है मोस्टली आपकी अर्निंग के ऊपर, कि जो आपके पास बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी, उनके पास जो सैलरी आती है, जो उसको मतलब अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका एक खास अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। सेकंड आपके पास होता है प्रॉपर्टी का टैक्स, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर होगी उसके ऊपर एक खास परसेंटेज है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि वो परसेंटेज आप पे करेंगे तो अब आपके पास वो प्रॉपर्टी रेगुलराइज होगी। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपके पास वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जैसे आपके पास बिजली है या गैस है, तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये मोस्टली थ्रू एफबीआर के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास सेल टैक्स, जो किसी भी चीज़ के ऊपर आप परचेज प्राइस के ऊपर आप पे कर रहे होते हैं। तो ये आजकल मोस्टली आपके पास 17% आपका जो जीएसटी होता है, जनरल सेल टैक्स, ये वही अमाउंट है कि जब आप इवन आप फ्रूट्स ले रहे हो, तो आप अपनी सब्जियां लेने जा रहे हो, या कोई आप अपने दूसरा फर्नीचर है या कोई भी यूजेबल आइटम्स हैं, आप जब आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक खास अमाउंट होती है सेल टैक्स की, जो आपको यूज़र को या आप बायर को पे करनी पड़ती है। एंड देन सम टाइम आपको टैक्स पेस्ट होता है, जो आपको लास्ट जो है जब आप टैक्स को पे करते हैं, जो आपके किसी आइटम के ऊपर होता है, जो आपने कोई चीज़ यूज़ कर ली तो उसके ऊपर या उसकी टाइप के ऊपर आप जो है वो टैक्स बेस करता है। तो ये चार डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें एक पहले आपके पास इनकम टैक्स है, सेकंड प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स एंड यूज टैक्स। अब ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है? ये टैक्स आपका सिटी लेवल पे भी कलेक्ट हो सकता है, कंट्री लेवल पे भी, स्टेट के ऊपर भी, या आपके ऊपर फेडरल लेवल पे भी। मतलब आपका ये फेडरल गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है, प्रोविजनल भी कर सकती है, और इसको फिर एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टिवली ओवरऑल द कंट्री के ऊपर भी इसको जज किया जाता है, और इन द प्रोविंस की टाइप पे या ऑन द बेसिस ऑफ सिटी भी इसको जज किया जाता है, कितनी कलेक्शन हुई है, कितना उसमें बेनिफिट हुआ है। अब हमारे पास फर्स्ट था टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जो आपके पास मेन सोर्स होता है आपके पास। फर्स्ट टैक्स का जो टाइप थी हमारे पास कौन थी? इनकम टैक्स बेस्ड ऑन अर्निंग्स। तो अर्निंग में बेसिकली आपके पास होती है टैक्सेबल इनकम, जो भी आपके पास इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन आपको फुल जो कम्प्लीटली इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। टैक्स आपका जो इनकम टैक्सेबल जो इनकम कंसीडर की जाती है वो आपके पास आती है ग्रॉस इनकम, जो आपके पास टोटल टोटल इनकम है, उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप किसी भी बिजनेस के या मशीनरी है तो उसके ऑपरेटिंग वैल्यू वो माइनस कर देंगे, साथ ही उसकी जो डेप्रिसिएशन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है।
उन सबको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो पीछे वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास होती है टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम होती है जो टोटल आपको सैलरी मिल रही है उसमें से जो आपने मतलब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है उसमें से जो डेप्रिसिएशन कर रही है उसमें से बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम। इसको समझाने के लिए आप ऐसे ले लेंगे, सपोज आपने कोई गाड़ी ली है तो गाड़ी में क्या होगी, टोटल प्राइस होगी उसकी सपोज 15-20 लाख है, उसमें से आपके पास उसकी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है 2-3 लाख, उसके बाद उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है पर ईयर के हिसाब से ये 2-3 लाख उसकी वो डिप्रिसिएशन बढ़ जाती है। तो आफ्टर 1 ईयर जो आपने टैक्स पे करना है वो आपका कितना हो जाएगा, 20 लाख माइनस 2 लाख तो 16 लाख जो अमाउंट होगी, जो भी वहाँ पे प्रिवेलिंग रेट होगा टैक्स रेट का, तो उस हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्स पे करें। अब ये टैक्स जो रेट्स हैं ये डिफरेंट स्लैब्स हैं, ये डिपेंड करती हैं आपके ऊपर इनकम के ऊपर कि अगर इनकम की वैल्यू कम होगी तो टैक्स की वैल्यू कम है, जैसी इनकम की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं इनकम के साथ टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कॉर्पोरेशन की जो आपकी बुक में मोस्टली गिवन है, तो उसके मुताबिक जो आपकी आपकी इनकम है लेस देन 50,000 या टिल 50,000 तो टैक्स रेट आपके पास कितना पड़ेगा, 15% है। अगर इसी तरह आपकी इनकम 50,000 टू $75,000 पे चली जाती है तो टैक्स रेट आपका 25% पे चला जाता है। और इसी तरह अगर आपकी इनकम मिलियंस में चली जाती है तो टैक्स रेट आपका और इंक्रीज कर जाता है। तो जिस तरह टैक्स इंक्रीज करेगा उस तरह आपके पास टैक्स रेट बढ़ने से आपके पास जो इनकम बढ़ने से उसका टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे मुल्क में अब आप देखें तो एक खास अमाउंट रखी हुई है उन्होंने 4 लाख की, तो 4 लाख से अगर कम है आपके पास इनकम तो आपके पास टैक्स कितना 15%, अगर आपके पास 4 लाख ज़्यादा इनकम कर जाती है तो टैक्स रेट आपका 20% हो जाता है। तो ये उस पर डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर। और ये हर कंट्री के टैक्स रेट अपने डिसाइडेड होते हैं, वो खुद इनको डिसाइड करती हैं और ये बाकायदा उनके पब्लिश होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल, और इनको रिवाइज भी किया जाता है आफ्टर 1 ईयर। तो इसी तरह अगर फर्दर मैं एग्जांपल देख लूँ कि सपोज अगर आपको 50,000 है तो आपके पास जो भी आपके पास टैक्स बनेगा तो 50% होगा आपके पास, जो भी इसकी अमाउंट है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास सपोज 1 मिलियन की एग्जांपल में देख लूँ, अगर आपकी वैल्यू आपकी 75,000 1 मिलियन है तो आपके पास इनकम टैक्स किस में पड़ जाएगा, डॉलर में जो आपके पास 13750 जो मतलब उसकी 34% आपके पास इसका बन जाता है, प्लस 34% ओवर 75,000 जो उसकी वैल्यू आ रही होती है। तो ये जो पहली वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, अगर आपके पास टैक्स रेंज 75 टू 1 लाख के दरमियान है तो ये आपने पे करना ही करना है, मतलब 13,750। आपको उसकी एक्सीड करने के लिए या उसकी एक्स्ट्रा जो वैल्यू आती है तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास 34% उसके ऊपर अप्लाई होगा नेक्स्ट वैल्यू पे, जो भी आपकी वैल्यू 75,000 से जो बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह ये बाकी टैक्सेस उस पर कैलकुलेट किए गए बेसिस पे। इसी तरह अगर आप उसकी अगर हम इसको ग्राफिकल एग्जांपल में देखें तो जो मोस्टली टैक्स पड़ता है आपको गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को या तनख्वाहदार तबके को, वो होता है अराउंड जिसकी पे होती है 1 लाख टू 3 लाख डॉलर्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टैक्स आपको वहाँ पे हिट कर रहा होता है। तो जैसे ही पहले टैक्स कम होता है उसके ऊपर मैक्सिमम जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू में क्या होता है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल अगर देख लें कैलकुलेशन की, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कैसे किया जाता है टैक्स के लिए, तो अगर हम उसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लें, आप उसकी सपोज आपके पास कॉर्पोरेट बिफोर टैक्स प्रॉफिट जितना आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 15 मिलियन का। तो अब आपने उसमें चेक करना है कि आपके पास जो इनकम है वो 15 मिलियन है, उसके ऊपर आपके पास कितना टैक्स पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसकी टैक्स रेट की टेबल में जाएंगे और वहाँ से आप देखेंगे कि आपको कौन सा किस स्लैब में कार है आपके पास, 15 मिलियन से 10 मिलियन, 15 मिलियन के दरमियान अप्लाई करेंगे या 15 मिलियन टू 38 के साथ अप्लाई करेंगे। तो आप मोस्टली हम उसको उसके साथ कंसिडर कर रहे होते हैं जिसके में आपकी वैल्यूज़, जिसमें आपके पास मतलब लो एक्सट्रीम लोअर फाइबर लोअर वैल्यूज़ की तरफ ही आपने देखना है। मतलब आपने इस देख इस केस मतलब आपने 10 टू 15 की रेंज में देखना है, ये नहीं देखना है 15 से आप एक्सीड कर रहे हो। तो जब 15 की रेंज करेंगे उसके लिए तुम्हारे पास टैक्स रेट का फार्मूला यहाँ पे गिवन है। ये क्या है आपके पास 34 लैक्स प्लस 35% ओवर 10 मिलियन। तो ये 34 लैक्स एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है। उसके साथ आप ऐड कर देंगे 35% ओवर 10 मिलियन। तो ओवर 10 मिलियन हमारे पास कितना आएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास 15 मिलियन है, उसमें से 10 मिलियन माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 5 मिलियन। तो 34 लाख प्लस 35% ऑफ 5 मिलियन आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1750। उसके में आप ऐड करेंगे 34,000, टोटल आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी टोटल जो उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये बन जाती है आपके पास 5 मिलियन के अराउंड, जब उसमें टैक्स लगेगा। तो ये कैलकुलेशन इसकी इस तरह होती है।
और जो मेजर एलिमेंट्स आप कंसीडर करते हैं टैक्स एनालिसिस के अंदर, प्रिंसिपल जो एलिमेंट्स होते हैं या इकोनॉमिक एनालिसिस में, तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं उसमें। पहला आपके पास होता है बिफोर टैक्स कैश फ्लो कितनी आ रही है, मतलब टैक्स पे करने से पहले आपके पास कितनी कैश फ्लो आ रही है। कैश फ्लो आप कैसे पता चलेगी, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है और आपके वहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट से आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है या उससे आपको बेनिफिट कितने मिल रहे हैं। तो उससे आपके पास आ जाएगी नेट वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपको प्रॉफिट आ रहा है या आपको लॉस आ रहा है। सेकंड टर्म होती है इसमें डेप्रिसिएशन, कि वहाँ पे कितने साल किसी भी चीज़ को हम करते हुए या किसी भी गाड़ी को कितने साल हो गए आपको उसको चीज़ को लिए हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था। तीसरी चीज़ होती है आपके पास टैक्सेबल इनकम क्या है वहाँ पे, मतलब आपके पास टोटल इनकम में से जो आपके पास बिफोर टैक्स कैश फ्लो डायग्राम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको बता देगी टैक्सेबल इनकम, कि टैक्सेबल इनकम आपके पास कितनी बनती है। नेक्स्ट है आपके पास वहाँ पे इनकम टैक्सेस, कि वहाँ पे टैक्स का रेट क्या चल रहा है या कितनी आपके पास इनकम आती है थ्रू टैक्सेस जनरेट होकर। और इसी तरह फिर आपके पास लास्ट टाइम आता है कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लो डायग्राम आपके पास क्या बनती है। और एट द एंड फिर आपके पास फाइनल इनकम जो आपके पास आती है ड्यू टू इनकम रेट ऑफ रिटर्न आपके पास टैक्स का क्या बनता है। तो ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स आप एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। पहला आपके पास कैश फ्लो डायग्राम, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स क्या बनती है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट और इनकम टैक्सेस और टैक्स रेट को, इन सारे 5-6 एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास टैक्सेबल एनालिसिस के रिजल्ट्स क्या आएंगे। ये आपके पास एक टेबल है, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल में इनकम टैक्सेस को पढ़ें या इसको अप्लाई कैसे करना है, और ना ये हमारे कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड है। तो आज क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, इसको हमने मतलब सिर्फ बेसिक्स तक ही रखना है, मतलब बेसिक आप चीज़ को पता होगा टैक्सेबल होती है क्या, उसको गाइड करना है। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम इसको जो यूज़ करने वाला टेबल है या मतलब जिसमें डिटेल होगी डिस्कशन के पर ईयर हिसाब से आपके पास क्या टैक्स जनरेट हो रहा होगा या क्या आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हम नहीं कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको सिर्फ लिमिट करेंगे कि आपके पास खास पता हो आपके पास सैलरी इतनी है या अर्निंग इतनी है, तो उससे आपके पास टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाती है। उसी से रिलेटेड है। इसी तरह बाकी हमें डिटेल में एग्जांपल्स करने की कोई ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द टाइम भी मैं इनको स्किप कर रहा हूँ और आप लोगों ने भी अभी इसको नहीं करना। इनका टाइम हुआ तो फिर कभी कर लेंगे या बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा आज का था, वो था हमारे पास डेप्रिसिएशन के बारे में। जैसे इनकम टैक्स में आपको बता रहा था तो बार बार एक टर्म यूज होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, बेसिकली ये होती है डिक्रीज इन द वैल्यू, कि आपकी वैल्यू में कितनी चीज़ में कोई कमी कितनी आ रही है। और दूसरे टर्म्स में से कहेंगे जो आपके पास जिसकी डिग्रेडेड फंक्शनैलिटी, मतलब किसी चीज़ का भी अपना फंक्शन क्या है वो कम हो रहा है, मतलब पैसे जो टाइम वो डिग्रेड कर रहा है। जैसे आपने कोई डैम बनाया हुआ, वहाँ पर स्पिल वे है, तो क्या होगा, तो साथ साथ प्रॉपर्ली उसकी मेंटेनेंस चाहिए होगा। मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ साथ वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब उसकी ब्लेड्स को जंग लग रहा होगा वाटर की वजह से, क्रोजन की वजह से। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो मतलब जिसकी वजह से क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा अपना लिमिटेड हो जाता है या फिर कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिग्रेडेड फंक्शनैलिटी। तो ये भी आपके पास डेप्रिसिएशन में आ जाता है। और इन और इसे हम बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपके पास बेसिकली कैलकुलेट होता है डिफरेंस बिटवीन द आइटम की, मतलब अभी आज के दौर में आपने कोई न्यू फ्रेश आइटम ले लें और उसको कंपेयर कर लें जो आपने पहले आइटम लिया था, दोनों की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं उसकी डेप्रिसिएशन के। सपोज आपने मतलब ये गाड़ी ली है, तो वो आपके पास आज अगर फ्रेश मॉडल है तो वो आपके पास क्या मिल जाएगी, मिल रही होगी सपोज आपको वो 20 लाख की मिल रही है। और अगर आप उसी मॉडल की गाड़ी आप यूज टू में देखें, जो 3-4-5 साल पुरानी, तो हो सकता है वो आपको 13-14 लाख में मिल जाए। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन 20 लाख और 13-14 लाख, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जिसे कहते हैं डिक्रीज इन वैल्यू। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपके पास इनडायरेक्टली वो टैक्सेस को अफेक्ट कर रही होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जब आप टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो उसमें से आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास कम टैक्स जनरेट होगा। तो ये इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इनकम ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल रेट, अगर आपके पास अगर आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम की वैल्यू कम हो जाएगी।
क्योंकि टैक्सेस आपके पास प्रोपोर्शनल होते हैं टैक्सेबल इनकम के। और टैक्सेबल इनकम क्या होती है? आपके पास रेवेन्यू, मतलब जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उसमें से जो कॉस्ट माइनस कर रहे होंगे, और कॉस्ट इसमें फिर आपके पास दोनों कंसिडर हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ रही होती है और उसके अंदर डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो होती है वो भी इंक्लूडेड होती है। और अगर हम इसको रफली बताऊँ तो ये कि आपको बेसिकली होता है कि वो वैल्यू होती है जिसमें आपके पास एसेट आपके हर साल कम हो रहे होते हैं, जिनमें वो डिक्रीज आ रहा होता है आपके एसेट्स में। तो ये वैसे जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि पहले आपके पास गाड़ी थी वो 20 लाख की थी, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक पैसे हैं या एक वैल्यू है जिसकी वर्थ कितनी है, 20 लाख। तो 4-5 साल के बाद क्या होगी, उसी की सेम गाड़ी वही आपके पास होगी, लेकिन अब उसकी क्या होगी, वर्थ क्या है, वो कम हो जाएगी। वर्थ कम होने का मतलब क्या है कि आपके पास अपना जो एसेट्स हैं वो कम हो गए, इसी को हम डेप्रिसिएशन करते हैं। अब बाकी ये वही बात है, जितनी ज़्यादा डिप्रिसिएशन होगी उतने ज़्यादा आपके पास लेस टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम कम होगी तो मतलब आपके पास टैक्सेस भी कम जनरेट होंगी। और गवर्नमेंट्स जो है वो चॉइस डिफरेंट डिप्रिसिएशन मेथड अप्लाई करती है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। मतलब फूड इंडस्ट्री के लिए डिप्रिसिएशन मेथड डिफरेंट है, रॉ इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल इंडस्ट्री के लिए इसका डिप्रिसिएशन मेथड क्या है, डिफरेंट है, वेरी करता है डिफरेंट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और मोस्टली आप इसको इस तरह डेप्रिसिएशन मेथड किए जाते हैं कि जिसमें आपके पास जो टैक्सेबल इनकम हो वो आपके पास मैक्सिमम जनरेट हो रही है, या जो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देख लें। सपोज आपके पास एक फर्म है जिसकी अभी क्या है 10 लाख टैक्सेबल इनकम है, तो अगर उसका टैक्स रेट 25% होगा तो अभी उसको कितना पे करना पड़ेगा इन टैक्स में, इग्नोरिंग द डिप्रिसिएशन के पास। मतलब आपने सिंपल उसका 25% निकाला 10 लाख से, क्या बनता है 2.5 लाख, 2,50,000। तो ये आपके पास क्या होगा, उसको पे करना पड़ेगा। अगर उसी के अंदर आपके पास 50,000 आपके पास में डिप्रिसिएशन आ जाए, तो अब उसके पास जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो कितनी रह जाएगी, इंस्टेड ऑफ 10 लाख के, क्योंकि 50,000 उसमें से माइनस हो गया तो पीछे क्या रह जाएगी 9,50,000। ये होगी, इसके ऊपर आपके पास टैक्स लगेगा। अब इसी पे अगर हम 25% टैक्स जो उसने रेट पे करना है वो अप्लाई करें तो पीछे हमारे पास टैक्स कितना जनरेट होगा, 2,37,000 इंस्टेड ऑफ 2,50,000। तो ये अमाउंट कम क्यों हो गया, ये बेसिकली क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्स क्या होगा, कम जनरेट होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन आपके पास कितना सेव की है, 12,500, वो जिसको हम रफली अराउंड आपके पास 25% बनते हैं आपके पास डेप्रिसिएशन के। क्योंकि 25% टैक्स रेट था तो 25% ही आप डेप्रिसिएशन का कम हुआ तो इतनी आपकी मास अमाउंट क्या होगी, अभी सेव होगी। अगर फिर वही है कि जैसे आपके पास टैक्सेबल इनकम बढ़ती जाएगी तो आप उसके ऊपर कम टैक्स और कम हो जाता है टैक्स के साथ, डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसकी और कम हो जाए। जिस तरह वैल्यू बढ़ती जाती है डिप्रिसिएशन कॉस्ट किसी भी चीज़ की, जैसे जैसे अमाउंट उसकी बढ़ती जाएगी या उसकी वर्थ की वैल्यू बढ़ती जाती है तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट जिस तरह उसकी कम होती है। अगर इसी तरह की एक और सिचुएशन हम देखेंगे, सपोज अभी आपने $10,000 आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और आपको उन्होंने कहा है कि 10% रिटर्न आपको मिलेगा उसके ऊपर, तो अभी आपके पास टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी उसकी, 10% ऑफ 10,000, वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1,000 है। अगर आप हमारे पास वही है गवर्नमेंट की, अगर आप 25% ब्रैकेट के अंदर लाइक आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की आपके पास क्या ले जाएगी, $2,50,000 आपके पास उसकी लेगी, 25% ऑफ 10 लाख। तो अभी आपके पास जो रिटर्न रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, $7,50,000, $750,000। तो वो वैल्यू क्या रह जाएगी पीछे, 7.5%। अगर इसी तरह अगर आपने 8% इन्वेस्टमेंट की है फॉर लाइक 10,000, जो कि आपके पास टैक्सेबल नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, अब आपने क्या किया उसकी एक बेटर चॉइस परफॉर्म की है, क्योंकि अब 8% के साथ क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू 800 आ रही है, 7.5% के साथ वैल्यू क्या आ रही थी 750 आ रही थी, तो इस वजह से क्या होगी उसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। डेप्रिसिएशन, बाकी मैंने बताया है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू अदर्स प्लेस, जो आपके पास अदर्स की प्लेस की वजह से प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो आपके पास की वैल्यू आ रही है, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी में दूसरे कितना इंटरेस्टेड है उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन। और सेकंड होती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ओनर, इनडायरेक्टली आपके पास जो ओनर की वर्थ है या एसेट है वो भी आपके पास कम हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन के जो इम्पोर्टेंट रीजंस होती हैं
उनकी एक होती है आपके पास डिटोरिएशन। डिटोरिएशन क्या होता है कि मतलब कोई मशीनरी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वियर आउट हो जाए। वियर आउट हो जाए मतलब वो लॉ उसको कोई टेस्टिंग हो जाए, वो अपना जो प्रॉपर कोई भी फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म ना कर सके, जिस तरह वो बिल्कुल फ्रेश थी तब परफॉर्म करती थी, जिसे हम कहते हैं वियर आउट हो जाना मशीनरी का। तो ये आपके पास किसी में आता है डिटोरिएशन। दूसरा आपके पास होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब उस चीज़ के साथ कोई एक नई चीज़ आ गई है बिल्कुल ब्रांड न्यू, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, तो वो अब क्या होगी, ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। तो जब किसी चीज़ का यूज़ ही नहीं होगा तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, डिप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी बीच में मार्केट में यूजफुल ही नहीं रहेगी। तो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास क्या हो जाएगी, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ती जाती है। अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब भी आपकी पुरानी वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी। ये ऐसे ही है कि जैसे पहले हम नोकिया के मोबाइल यूज़ करते थे, आप लोग 3310, तो लेकिन जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई, स्मार्टफोन आ गए, तो क्या आ गए, वो डिप्रिशिएट हो गई कॉस्ट नोकिया डेस्क की। तो आज अगर आप आजकल जाके कहीं भी नोकिया के फ़ोन लेना चाहें 3310 या 1100 वगैरह, तो ये तो इधर आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर आप मिलेंगे तो वो भी आपके पास बहुत ही आपको मतलब आपके 500 1000 या मैक्सिमम 2000 तक मिल जाएंगे, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट नहीं है। तो ये क्या है, मतलब पहले कहाँ वही मोबाइल पहले आपको 15-20 हज़ार का मिलता था, वही आपको मोबाइल 10 हज़ार का मिल रहा है। लेकिन अब उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन क्यों आई है, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, ऑब्सोलेंस हो गया, मतलब वहाँ पे उसकी वैल्यू खत्म हो गई पुरानी चीज़ की, एक नई टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ले ली है। दूसरा वही है डिटोरिएशन की, टूट जाए मोबाइल तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कहीं आपका गिर जाए, कोई उसका पार्ट गिर जाए, डैमेज हो जाए, तब भी मोबाइल क्या है, वो डिटोरिएट हो गया, तो उसमें भी आपको उसकी वैल्यू हो जाएगी, डिप्रिसिएशन हो जाएगी। जो अकाउंटेंट मोस्टली जो या इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं वो डिफाइन करते हैं डेप्रिसिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं इट इज़ द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, मतलब एक अपने सिस्टम के थ्रू एक कॉस्ट आपने एलोकेट की हुई है किसी भी एसेट की, कब तक, तब तक वो कॉस्ट यूजफुल है या तब तक वो डेप्रिशिएट ना हो जाता अपने एलिमेंट में। अकाउंटेंट कहते हैं कि ये वो कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो कि आपके पास किसी भी एसेट की एलोकेट होती है टिल दैट एसेट इज यूजफुल। और इसी लेटर डेफिनेशन को यूज़ करने के लिए हम डिटरमिन करते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या है और उसका टैक्स रेट क्या है। तो इसलिए ये हमारे पास इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसीलिए है हमारे लिए, कि हमें पता होगा कोई भी एलिमेंट कब तक उसने यूजफुल रहना है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिप्रिसिएशन की जनरल बिजनेस में, तो हमें एसेट्स जो आते हैं वो सिर्फ तब डिप्रिशिएट करते हैं जब वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट ना करें। पहला कि प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पजेज ओनली टू प्रोड्यूस इनकम, कि प्रॉपर्टी जो भी होगी वो सिर्फ आप बिजनेस पर्पज के लिए ही यूज करेंगे, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। और दूसरा, प्रॉपर्टी मस्ट हैव अ यूजफुल लाइफ, उसके ऊपर एक कोई ना कोई यूजफुल लाइफ होनी चाहिए जो भी डिटरमिन की है। और वो आपके पास हो सकता है कहेंगे ये घर आपका 5 साल तक के बेहतरीन चलेगा, 50 साल के, जैसे एज इंजीनियर्स हम जैसे करते हैं कोई भी बिल्डिंग डिजाइन की जाए वो क्या हो जाएगी, उसकी 50 ईयर्स तक उसकी यूजफुल लाइफ होती है। तो आपके पास पता होना चाहिए कि उसने कोई ना कोई यूजफुल वैल्यू है, अगर उसकी यूजफुल वैल्यू नहीं है तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी नहीं होगी। और इसी तरह आपके पास प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके भी कर रही हो, मतलब जिसको हम यूज़ भी कर सकें, वियर आउट हो जाए, ऑब्सोल्यूट हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट करते हैं। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर्टी आपकी जो भी है वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रही हो, सेकंड उसकी कोई ना कोई यूजफुल लाइफ हो, थर्ड वो डिके कर रही हो या वो वियर आउट कर रही हो चीज़ आपकी, या अपनी वैल्यूज़ को लूज कर रही हो। इसी तरह अगर हम उसके कोई एक आध एग्जांपल देख लें कैलकुलेशन फंडामेंटल्स के लिए, सपोज आपके पास एक पीसी है जिसकी कॉस्ट आती है $1800 और उसके एनुअल डिप्रिसिएशन चार्जेस आपको गिवन हो कि पहले साल उसकी डिप्रिसिएशन चार्जेस 800 आते हैं, दूसरे में 600, तीसरे साल 350। तो जो आपके पास 1800 है इसे हम कहते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है, इनिशियल कॉस्ट है, इसे हम कहते हैं इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं, और दूसरा कॉस्ट बेसिक भी कहते होते हैं। जो आपके पास जीटी है वो आपके पास क्या होती है, आपके पास उसकी डेप्रिसिएशन डिडक्शन ईयर 3, जैसे D1 है तो मतलब उसकी फर्स्ट ईयर कितनी डिडक्शन हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है, फर्स्ट ईयर में गिवन है कितनी है 800, तो D2 क्या आ जाएगा, जो सेकंड ईयर उसकी मतलब होगी। डी डिनोटेस डेप्रिसिएशन, और जो सबस्क्रिप्ट में है डी के वो डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर, D1 का मतलब फर्स्ट ईयर, D2 का मतलब सेकंड ईयर, तो इस तरह D3 का मतलब थर्ड ईयर। तो इनकी वैल्यूज में गिवन है। अब हमारे पास एक वैल्यू होती है बुक वैल्यू,
बुक वैल्यू डोनेट्स द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर टी, जैसे BV0 का मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि उसकी कॉस्ट बेसिक की होगी, वो कितनी हो जाएगी, 1800 ही होगी। तो फर्स्ट ईयर जब उसने डिप्रिशिएट किया तो 1800 में से 800 माइनस किया तो पीछे उसकी बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, 1000। और इसी तरह जो सेकंड ईयर हो जाएगा तो आपके पास डिप्रिशिएट उसने किया 600, तो 1000 माइनस 600 पीछे वैल्यू क्या रह जाएगी, 400। और इसी तरह लास्ट ईयर 400 माइनस 350 माइनस करेंगे तो एट द एंड जो उसकी बुक वैल्यू ले आ जाएगी लास्ट ईयर वो कितनी है, $50। और इसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। जो लास्ट ईयर आपके पास बुक वैल्यू आती है उसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। और बाकी कैलकुलेशन के फंडामेंटल्स के लिए वही है कि जो आपके पास बेसिक कॉस्ट आ रही है उसको आप जो भी आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसमें से माइनस करते जाएं तो एट द एंड आपके पास उसकी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू मतलब उसकी जो भी मटेरियल की प्रेजेंट डे पे उसकी वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। अगर इसी तरह एंड लास्ट ईयर जो उसकी वैल्यू होगी उसे हम बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, सैलवेज वैल्यू भी कह सकते हैं और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह जैसे मैं लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जो लास्ट ईयर में बुक टीसी डिक्लाइन कर रहा है यूजफुल लाइफ में 1800 से टाइम 0 पे रिकवरी पीरियड साल 3 में $50 पे आ जाता है टाइम 3। तो ये जो 50 है ये आपके पास क्या है, उसकी सैलवेज वैल्यू भी है, स्क्रैप वैल्यू भी है और लास्ट ईयर की बुक वैल्यू भी है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर देख लेंगे, सपोज आपके पास एक एसिड है बी, उसकी वैल्यू क्या आपके पास इनिशियली 900 और यूजफुल लाइफ स्पैन हमें गिवन है 5 ईयर्स है और हमने उसकी फाइंड करनी है सैलवेज वैल्यू हमें जो गिवन है एंड ऑफ लाइफ सैलवेज वैल्यू, ये वाली क्या आपके पास एंड ऑफ लाइफ मतलब आफ्टर 5 ईयर जो उसकी सैलवेज वैल्यू आती है वो बात कितनी आती है, $70 आती है। इसी को हम एवरेज वैल्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट पर कर लेते हैं तो हमें पास पता चल जाएगा कि हमारे पास उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन कितनी आती है। तो आपके पास जो वैल्यू है 900 जो इनिशियल वैल्यू है उसमें से आप जो सैलवेज वैल्यू है ये एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो उसकी सैलवेज वैल्यू उसको माइनस करेंगे तो 900 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 7830। उसको नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि एनुअली उसने कितना डेप्रिशिएट करना है। वो कितना डेप्रिशिएट कर रही है, $166। ये हर एक साल में उसने डिक्रीज करना है जिसको आप मेंशन कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्जेस में। बाकी इनिशियल वैल्यू आपको पास पता है 900 है, उसमें से हर ईयर 166 माइनस करेंगे, फर्स्ट ईयर 734 रह जाएगी कंसेक्टिवली। अगर सेकंड ईयर 166 दोबारा माइनस करेंगे तो 368, 402, 236 और एट द एंड आपके पास फिफ्थ ईयर में क्या आ जाएगी, उसकी सैलरी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। और एट द एंड वही आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन भी आपके पास आ जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, जब आप सबको सम अप करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 830। ये आपके पास मतलब वही है कि जो भी आपके यूजफुल लाइफ है उसमें से एंड ऑफ लाइफ माइनस करेंगे टोटल आपके पास सैलरी आ जाती है। और एट द एंड अगर आप 166 को सम अप कर देंगे 5 ईयर्स के लिए तो उससे भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 830 ही आएगा। अगर इसको आप प्लॉट करना चाहें ग्राफ में तो वही प्लॉट कर सकते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ ईयर एक्स एक्सिस पे रखते होते हैं और बुक वैल्यू को आप रखते होते हैं ऑन वाई एक्सिस। ईयर 1 भी शो कर दें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, तो जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम आ जाएगी उससे आपके पास पता चल जाएगा कि उसकी डेप्रिसिएशन रेट क्या चल रहा है। और इस लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड या एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस, जो आपके पास हर साल आपने इसको पे कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड 900 ईयर था, उसमें से आपके पास क्या डिक्रीज हुई है, कितनी आ जाएगी, 166। सेकंड ईयर फिर वो डिक्रीज की 166, तो एट द एंड आपके पास क्या रह जाएगी, उसकी स्ट्रेट लाइन जो है बनेगी तो 170। तो ये 166 क्या है, ये आपके पास कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस कहते हैं। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है जिसमें आपके एग्जांपल सॉल्व है, इसको आपने खुद अपने टाइम पे देख लेना है कि सेम ही है उसी तरह के जिससे हमने इसको पहले किया था। बाकी आपने बाकी फर्दर ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना क्योंकि हमारे पास इतना मतलब इसके टाइम नहीं है कि हम इसको फर्दर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको सॉल्व कर सकें, जिसमें हम सबमिशन वगैरह यूज़ करके उसको सॉल्व करें। तो आपने सिंपल जो टेबल ड्रा करके उससे आपने डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी है और एट द एंड आपके पास सैलवेज वैल्यूज की आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो एंड उसकी भी जो डायग्राम बनेगी वो आपकी इसी तरह ही आ जाएगी। लेकिन हम इसकी जो लास्ट डायग्राम है, इस मेथड है जो आपका स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आता है, हम इस मेथड को फॉलो फॉर द टाइम नहीं करेंगे।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कभी करेंगे, कभी कभी टाइम हुआ या नेक्स्ट लेक्चर में तो फिर हम इसको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने आज देखा है कि आपके पास इनकम टैक्सेस क्या होती हैं, उस टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैसे वैरी करता है इनकम के साथ, और फिर हमने देखा है कि डेप्रिसिएशन कैसे होती है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की कैसे की जाती है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर बाद में पूछ लेना मुझसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।